श्रेष्ठ वार्तालाप है जिसमें व्यक्ति के गुणों का परीक्षण, व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। और हम जिस पद के लिए जा रहे हैं, क्या हम उसके लिए उपयुक्त हैं या नहीं, यह जानना आवश्यक है। तो इस कारण साक्षात्कार की प्रासंगिकता है। अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या कर रहे हैं वर्तमान में आप? मैं देख रहा हूँ 2011 में आपने वाणिज्य प्रतिष्ठा अर्जित की। जी 11 से 2020 तक क्या कर रहे हैं? सर, वर्ष 2014 से मैं शिक्षण कार्य में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। शिक्षण कार्य कर रहे हैं। यस सर। तो ये शिक्षण कार्य जैसा पवित्र सेवा क्यों छोड़ना चाह रहे हैं? सर, छोड़ने का कारण? सर, शिक्षण कार्य निश्चित एक पवित्र सेवा है, लेकिन हमें ऐसा लगा कि सिविल सेवा में हमारे पास बहुत सारे क्षेत्र होंगे। कार्य की जो विविधता है, साथ ही चुनौतियाँ, और एक प्रकार से कार्य को अंतिम जो लोग हैं, शोषित वंचित, वहाँ तक कार्य करने की जो पहुँच है, इस कारण से हम सिविल सेवा में आना चाहते हैं। इसमें शिक्षा के कार्य में भी हम अपना योगदान दे सकते हैं इस क्षेत्र में आके। आपकी वरीयता क्या है अभी? सर, बिहार प्रशासनिक सेवा। अच्छा, और बिहार राजस्व सेवा। अच्छा, और पुलिस सेवा आपने नहीं दिया, इतना महत्वपूर्ण सेवा है, आप यंग भी हैं, ऊर्जावान भी है, फिर आपने बिहार पुलिस सेवा क्यों नहीं दिया? सर, बिहार पुलिस सेवा नहीं देने का एक और कारण, सबसे बड़ा कारण है कि उनकी जो भूमिका होती है वो सीमित होती है, कानून व्यवस्था के संदर्भ तक ही सीमित होती है। अच्छा। और बिहार प्रशासनिक सेवा की जो भूमिका होती है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास, महिला के विकास। ये तो मैं समझ गया। आपने बिहार प्रशासनिक सेवा किया, बिहार राजस्व सेवा किया, बिहार पुलिस सेवा क्यों नहीं? सर, और पुलिस का काम सिर्फ कानून व्यवस्था को नियंत्रण रखना ही नहीं है, पुलिस सामाजिक भूमिका में भी होती है, पुलिस की आर्थिक उत्प्रेरक में भी भूमिका है। कानून व्यवस्था नहीं रहेगा तो आर्थिक निर्माण कैसे होगा? जी सर, सत्य है। सर, मेरा वाणिज्य से स्नातक हूँ, इसलिए मैं अपने विषय को ध्यान में रखते हुए वित्त सेवा आपने क्यों नहीं दिया जो राजस्व सेवा दिया? बिहार वित्त सेवा देते, यदि आप वाणिज्य से प्रतिष्ठित है तो आपको बिहार वित्त सेवा देना चाहिए बढ़िया। तो राजस्व सेवा देने का अंचलाधिकारी के पद से आप इतना, आपको आकर्षण क्यों? क्षमा करें श्रीमान। दाखिल खारिज में कुछ ज्यादा पैसा चलता है, वो तो बंद हो गया। हाँ, क्या कोई आपके अड़ोसी पड़ोसी कोई सीओ थे क्या? कुछ पैसा वैसा कमा लिए होंगे। सिस्टम में भ्रष्टाचार है, आप क्या मानते हैं? सिस्टम में भ्रष्टाचार एक हद तक कहा जा सकता है। और आपने कभी भ्रष्टाचार अपनाया है? जी नहीं सर। अभी तक इतने बड़े जिंदगी में कभी भी आपने भ्रष्टाचार नहीं अपनाया? नहीं सर। अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हमारा इंडेक्स जो करप्शन इंडेक्स है उसमें भारत का क्या स्थिति है? क्षमा करेंगे श्रीमान, इस समय हमें याद नहीं आ रहा। अच्छा, आजकल एक शब्द बड़ा चर्चित है, दोषपूर्ण लोकतंत्र। हिंदुस्तान सबसे जीवंत लोकतंत्र माना जाता है, लेकिन डेमोक्रेसी के इंडिकेटर में 51 है, और उसमें कहा गया कि भारत में डिफेक्टिव डेमोक्रेसी है। डिफेक्टिव डेमोक्रेसी क्या होता है? सर, इसमें कुछ पहलू शामिल होते होंगे, जैसे भारत के लोकतंत्र में अपराधीकरण भी आया है, साथ ही लोकतंत्र का जो क्रियान्वयन है सर, इस संदर्भ में विशेष रूप से जो राजनीति का अपराधीकरण और आपराधिक राजनीतिकरण है, ये मुझे लगता है कि दोषपूर्ण लोकतंत्र का एक मापदंड हो सकता है। अच्छा, आपने लोक प्रशासन भी पढ़ा है? यस सर। विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास क्या होता है? सर, विकास प्रशासन का संबंध प्रशासन के विकास से है। जैसे कि पहले जो विकास प्रशासन का संबंध प्रशासन के विकास से है, प्रशासनिक विकास का संबंध? क्षमा करेंगे सर। कोई बात नहीं सर। आपने कहा कि मैं वाणिज्य में स्नातक हूँ, लोक प्रशासन आपका वैकल्पिक विषय है। जी सर। डीप ब्यूरोक्रेटाइजेशन के बारे में कुछ बताइए। क्षमा करेंगे। लोक प्रशासन एक जीवन विषय वस्तु है जिसकी उत्पत्ति भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में। जी सर। तो पिछले करीब
20 सालों से ये शब्दावली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डीप ब्यूरोक्रेटाइजेशन, बहुत सिंपल शब्दावली। क्षमा करेंगे सर, हार ना समझ। निजी प्रशासन और लोक प्रशासन दोनों में एक ही बुनियादी अंतर होता है। उत्तरदायित्व की कमी होती है निजी प्रशासन में। लोक उत्तरदायित्व का जो रिलायंस अभाव- इंडस्ट्री में किस प्रकार का प्रशासन, निजी प्रशासन, क्या उसमें उत्तरदायित्व की कमी, जनता के प्रति उत्तरदायित्व का कमी हो सकती है सर उसमें। क्या उसका जनता के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं? है सर, उनका भी जनता के प्रति उत्तरदायित्व है। कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिससे ये पता चले कि जनता के प्रति गहरा सरोकार है, खासकर इस कोरोना की युग में। सर उनके द्वारा सामाजिक क्षेत्र में जैसे अस्पताल का निर्माण किया गया था रिलायंस के द्वारा, वो कोविड के लिए वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। जनता के प्रति उत्तरदायित्व में उसकी भूमिका होती है। उसकी मुख्य भूमिका क्या है? रिलायंस इंडस्ट्री की मुख्य भूमिका क्या है? क्षमा करेंगे सर। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, निगमित प्रशासन क्या है, अभी बहुत चर्चित है। और उद्यम प्रशासन क्या है? क्षमा करेंगे सर। जर्नल एंट्री और फाइनल अकाउंट दोनों में क्या अंतर है? सर जर्नल एंट्री ये अकाउंटिंग के रिकॉर्डिंग से संबंधित है। जिस समय हम जब किसी अकाउंटिंग प्रोसीजर को जब हम प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हम जर्नल का एंट्री करते हैं, और फाइनल अकाउंट में हम किसी भी संस्था का जो उसका जो कंक्लूजन या लास्ट इंफॉर्मेशन है, जो जितने भी उसके संस्था से जुड़े लोग हैं जिनको उनकी ज़रूरत है, उससे संबंधित है। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बताइए जिसका उद्देश्य है कॉमर्स को इंकरेज करता है विश्व स्तर पर। कॉमर्स को सर WTO। यस, कॉमर्स में और ई कॉमर्स में क्या अंतर है? सर ई कॉमर्स कॉमर्स तो परंपरागत रूप से जब हम व्यापार करते हैं, खरीद बिक्री, तो उस शब्द को कह सकते हैं। लेकिन जब हम उसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, जिसमें इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन और व्यापार के लेन देन में इलेक्ट्रॉनिक सहायता के माध्यम से जब हम शेयर और व्यापार- बॉन्ड दोनों में क्या अंतर होता है? सर शेयर एक प्रकार का कंपनी का, आप उसमें सर बॉन्ड, क्षमा करना। अच्छा चलिए, शेयर और शायरी, ये तीनों शब्द को क्लियर कीजिए। शेयर और शायरी। सर शेयर एक प्रकार का हिस्सा होता है। अच्छा, शेयर शेर का उपयोग, सर शेर का संबंध दोनों शब्द में, एक जानवर के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और जब कहते क्या शेर, जैसे तो उस शायरी क्या है? सर शायरी सर हमें जानकारी। ठीक। राजस्व की परिभाषा क्या है? राजस्व किसको कहते हैं? हमने दिया है दूसरे विकल्प में बिहार राजस्व। राजस्व की परिभाषा होती है सर राजस्व आय, किसी संगठन के लिए जो आमदनी आय का जो स्रोत सर, किसकी आय का स्रोत? एक निजी संगठन के लिए होता है या किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए सार्वजनिक उद्देश्य के लिए जो आय का स्रोत है। आय का स्रोत है? अच्छा, इसकी उपयोगिता क्या है? जन कल्याणकारी योजनाओं में हम इसका उपयोग करते हैं। राजस्व का। जैसे Very good। सरकार के जो राजस्व होते हैं उसमें दो अलग अलग तरीके से लिया जाता है। एक हम लोग कहते हैं उसको कर राजस्व के माध्यम से, दूसरे गैर कर राजस्व के माध्यम से। तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दो प्रकार की कर व्यवस्था हमारे यहाँ है। जैसे जीएसटी किसमें होता है? अप्रत्यक्ष कर, इसका नाम अप्रत्यक्ष कर क्यों पड़ा? क्योंकि ये डायरेक्ट सीधे जनता से नहीं ली जाती, किसी अन्य माध्यमों से हम कलेक्ट करते थे, जैसे उत्पाद शुल्क के रूप में लेते थे। आप शब्दावली के बारे में स्पष्ट है? नहीं सर, जो टर्म है उसके बारे में आपने स्पष्ट काम किया है? जी नहीं। क्योंकि आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं और आपने दूसरे विकल्प में बिहार राजस्व दिया और पेशे से आप शिक्षक हैं। जो आप कह रहे हैं उसके प्रति आप में कमिटमेंट होना चाहिए। प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर में बुनियादी अंतर आप समझ रहे हैं? सर मैंने जहाँ तक क्योंकि पढ़ा, दोनों का संबंध तो जनता से ही है, लेकिन उसको लेने का तरीका या उसका जो इफेक्ट होता है वो कैसे होता है? सर जहाँ तक मैंने पढ़ा था, हाँ, बताइए।
उसमें प्रत्यक्ष कर का संबंध है कि जो सीधे जनता से ली जाती है, अच्छा। जैसे आयकर के रूप में हम लेते हैं। हम्म। और अप्रत्यक्ष कर में वो भी जनता से ही ली जाती है, लेकिन उसका सीधा संबंध जनता से नहीं होता। राजस्व और राजकोषीय दोनों में क्या अंतर है? दोनों एक है कि दोनों अलग है? क्योंकि शब्दावली दो है, एक शब्दावली है राजस्व प्रशासन, एक है राजकोषीय प्रशासन क्षमा और करेंगे। लोक प्रशासन है सर। आपने वित्तीय प्रशासन पढ़ा होगा। राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति, इस दोनों के विषय में बताइए। क्षमा करेंगे। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत जो लोक प्रशासन के डायमेंशन थे उनको बढ़ाया गया था, जिसमें सर एक प्रश्न का जवाब दे दिए कि ब्यूरोक्रेट जो शब्दावली है, ब्यूरोक्रेटिक जो हमारा सिस्टम बना है वो फ्रांस ने दिया, लेकिन जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो अमेरिका का दिया। इसको अमेरिका ने क्यों दिया, इसको फ्रांस ने क्यों नहीं दिया? इसके पीछे कुछ बुनियादी कारण बताएंगे? क्षमा करें। थैंक यू सर, ये व्यापार युद्ध क्या होता है? और उसमें क्वेश्चन है कि अभी अमेरिका और चीन के बीच में ये चल रहा है व्यापार युद्ध, तो उसका एशिया और खासकर भारत पे क्या असर पड़ेगा? सर, व्यापार युद्ध एक आर्थिक झगड़ा है जो दो देश के बीच में हो सकता है। तो इसमें कंपोनेंट क्या होता है, कौन सा चीज़ इफेक्ट सर- होता है, कैसे इसको इफेक्ट किया जाता है? सर चूँकि नेगेटिव इफेक्टिव होगा तो कैसे होता है? सर, एक तो भुगतान संतुलन हो, भुगतान संतुलन के कारण भुगतान असंतुलन के कारण भी होता है, साथ में व्यापारिक घाटा जिसको कह सकते हैं। कैसे होता है? सर, यदि हम किसी देश से आयात ज़्यादा कर रहे हैं और उसको निर्यात कम कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करता है वो कंट्री, क्या करता है ऐसा रोकने वाला जो कंट्री है? उस पर हम टैक्सेस बढ़ाते हैं। तो उसका क्या टर्म है उसका? सर, एक टर्म है, पर्टिकुलर टर्म है, टैरिफ। टैरिफ सर, यस, टैरिफ बढ़ाते हैं। और इस तरह से हम एक तरह से व्यापार युद्ध में चले जाते हैं कि हम जब उनके आयातित वस्तु पर हम टैरिफ लगाते हैं तो वो फिर हमारे वस्तुओं पर भी लगाने लगते हैं, और इस तरह से दोनों में एक तरह से युद्ध की संभावना में आती है। जहाँ तक अमेरिका और चीन का संबंध है, अमेरिका और चीन व्यापार युद्ध का संबंध है, उसका पूरे एशिया क्षेत्र पर उसका असर पड़ा, खासकर भारत के साथ तो उसके संबंध पे असर पड़ा है। और अच्छा, टैरिफ से जुड़ा हुआ एक समझौता था जिसका वृहत रूप कालांतर में WTO था, जिसकी चर्चा आप कर रहे थे। वो कौन सा समझौता था जो WTO का प्रारंभिक रूप था? समय स्मरण नहीं है। गेट का नाम सुना है? जिस जनरल एग्रीमेंट। ठीक है, लास्ट में ये चूंकि असिस्टेंट कमिश्नर GST हैं, कुछ पूछना चाहेंगे? एक चीज हमको कहिए, GST कब लागू हुआ है? GST भारत में? 2015 में। अच्छा, GST का मोटो क्या है? मोटो वर्ड आप देखते होंगे जगह जगह हमेशा प्रचार प्रसार किया जाता है, मोटो ऑफ GST। स्मरण नहीं है। क्या भारत में GST को सफल मानते हैं? चौरसिया खाना चाहे? सर, अभी आपका टाइम है नहीं लास्ट। नहीं समझ। अच्छा, एक चीज चलिए, अब योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया, इससे क्या प्रभाव पड़ा, क्या अंतर हुआ कि मतलब कार्य प्रणाली में? सर, नीति आयोग एक तरह से सलाहकारी संस्था के रूप में आई। योजना आयोग और नीति आयोग का जो बेसिक अंतर हमें समझ में आया वो ये था कि योजना आयोग राज्यों को अपने योजना बनाने के समय में जो प्लानिंग बनती थी 5 साल की, तो उसमें राज्यों को शामिल नहीं करते थे, लेकिन नीति आयोग उनको भी अपने मेंबर के रूप में शामिल करती हैं। साथ में नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में भी कार्य करती है और लंबा समय के लिए वो योजनाएं बना रही हैं। किस क्षेत्र में किस तरह का विकास होना चाहिए उसके लिए वो 3 तरह के एक्चुअली में वो प्लानिंग करके बनाती हैं। एक लॉन्ग टर्म भी है, मीडियम टर्म भी है, शॉर्ट टर्म के प्लानिंग भी करते हैं। तो एक कहा जाए तो कंपोजिट रूप से वो भारत के विकास के प्रति समर्पित। ठीक है, आप जा सकते हैं।